यह कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो माफ करना, तुम वहाँ भी सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआ तो पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सरजू नाम का एक आदमी बार के अंदर आता है। जिस समय सरजू बार के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बार से बाहर जाता है तो उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहां से चली है और सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और इन्हें नहीं पता कि अभी इन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सैतुर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही वो बार से बाहर निकलता है तो अचानक से उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में भी नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलेना है। वह कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। जब यह लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती और जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहाँ से वे दोनों लाशें गायब हो जाती हैं और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सरजू कहता है कि मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। फिर सरजू कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई एक किलर हो या हो सकता है कि हम में से कोई एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। यह सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, पर सरजू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सभी को बताता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरी काम की फाइल्स हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलेना उसकी हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। वह सबसे पूछता है कि ये ब्रीफकेस किसका है। तभी सरजू कहता है कि ये ब्रीफकेस उसका है और इससे पहले कि सरजू अपना ब्रीफकेस उठाता इस बार की ओनर ब्रीफकेस उठा लेती है। सरजू ओनर को ब्रीफकेस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो उस ब्रीफकेस को खोल देता है और ब्रीफकेस के अंदर कुछ लेडीज कपड़े निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त इन्हें बाथरूम में से एक अजीब सी आवाज आती है। जब यह लोग बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। यह लोग किसी न किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में यह आदमी इस वॉशरूम के अंदर आया था और तब से यहाँ पर यह बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलेना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बार के गेट के पास जाते हैं तो यह देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर करते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि यह हमारी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं करते। उसके ठीक बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बार में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वह आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ा था वह अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी डरावनी और अजीब सी हो जाती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वह नो टच मी कहता है। लेकिन ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी कौन है तो पता चलता है कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। उसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती हैं जिन लोगों ने किसी वायरस से बचने वाली पीपी किट पहनी होती है। अब बार के अंदर सभी लोगों को समझ आता है
कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब है यह जो आदमी यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है यह इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि शायद अब यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड हों। वहीं नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वह एक टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वह यह बात सबको बताता है। तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। लेकिन तभी शैतूर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है जिस वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी बार की ओनर अम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि यह फोन उसी इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को और उस आदमी को छू लिया है वह सब इन्फेक्टेड है और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रस उन्हें अपनी बंदूक से डराकर धमकाता है और उनसे कहता है कि उस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में लेकर जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और यह सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेनी नाम की औरत को वहाँ पर सफोकेशन होने शुरू हो जाता है। ट्रेनी तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ट्रेनी दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पर रखी हुई कुछ बोतल्स गिर जाती हैं और उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नजर वहाँ पर बने एक होल पर पड़ती है। इसका मतलब यह लोग वहाँ से पानी के रास्ते से होते हुए वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उसका ढक्कन खोल देता है और वो होल के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस होल से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन होल का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियों चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर इन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है जिसे देखकर यह लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी बुरी तरह से होल में फंसा हुआ है। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को होल से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटे बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में जाने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वह देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है जिसे वह चुपचाप उठा लेता है और तभी यह लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। यह बड़ी खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है और यह उसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई। एलेना उसका फोन उठा लेती है और उसका व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची हैं। यह लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वह इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि यह वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी इनके मन में एक डाउट होता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ले ली थी तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई। अचानक इसके बाद वो फोन बजना शुरू हो जाता है, पर इससे पहले कि वो फोन को उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब यह किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वहीं एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था कि के पास 4 और बची हैं, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढें। फिर यह सब नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद फिर से ये वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी से अपना बलिदान मांगता है क्योंकि वह 5 लोग हैं और वैक्सीन सिर्फ 4, इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। ट्रीनी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से भी वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर
जाती है। अब यह बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एलेना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उस वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलेना मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद एलेना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे उस छोटे से छेद के अंदर धकेला जाता है। एलेना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार से बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलेना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वह जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची हैं। एलेना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर उसके बाद ये लोग उस पोल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तब तक एलेना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो इंजेक्शन को वहां पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ी से ऊपर जाकर देखती है कि वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है, जो कि बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे, वो भी किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोली मार देता है। अब नाचो के पास गन होती है, तो इसलिए सब लोग उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सैतुर को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और एलेना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 वैक्सीन हैं और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलेना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है, जहां उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। धीरे धीरे यह लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलेना आगे चलते हैं, जबकि सैतुर और ट्रिनी इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रिनी सैतुर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए। लेकिन नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है। पर ट्रिनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रिनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रिनी नाचो से गन लेकर वहां से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को गोली मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। पर इससे पहले कि यह लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है, जो अभी भी जिंदा है। इजराइल सैतुर के पीछे से हमला करके उसे जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वह नाचो और एलेना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलेना को सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वे दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं, पर तभी एलेना के पास जो इंजेक्शन होता है वह उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, इसलिए वह नीचे नहीं जा सकते थे। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलेना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों के नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलेना के पास अब जो वैक्सीन बचा है वह उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज का ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलेना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वह वहां से चुपचाप भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बाहर से वॉशरूम में खांसता गया था, वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है शायद आर्मी किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो, ताकि वह अपने दुश्मन देशों पर इस वेपन से हमला कर सके। लेकिन इस दौरान इनका अपना एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इस इन्फेक्शन की वैक्सीन भी थी, लेकिन यह ऑफिसर बीमार था, इसलिए वैक्सीन ने उसके ऊपर काम नहीं किया। और जब आर्मी को पता चलता है कि उनका वो ऑफिसर बार के अंदर है, तो उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया, ताकि वहाँ से कोई भी बाहर न निकल पाए और उस वायरस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए इन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वह पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है, यह कदम उठाना सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं।